चलें, क्या आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अब बाकी लोगों का मुझे बताएं। अगर हो जाता है तो इस बाद एक नेक्स्ट पढ़ें। अगला नंबर कौन सा आएगा? 12.11 था। 12.12 क्या है? एग्जाम्पल बताओ जरा। 12 है, कोई बात नहीं, बता दो मुझे तुमने किया कि नहीं कर पाया। कर लिया। लाओ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फुर्ती से। क्वेश्चन नंबर 12.12 पढ़ दो। क्या है? An electric bulb is connected to a 220 volt generator. बढ़िया। 220 वोल्ट जनरेटर, मतलब समझ में आ रहा होगा। पहली चीज़ मुझे वी दी है। अब मैं चूंकि आपको दिया था तो अब मैं रफली देखते आता हूँ। और चलें। The current is 0.50 ampere. 0.50 ना। और करंट आपकी 0.50 एम्पियर है। What is the power of the bulb? व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? तो यही निकल आएगी, P बराबर वी आई। और 0.5 अगर ध्यान हो वो 1/2 होता है। 0.5 1/2 होता है, तो सीधा आधा कर लो तो सीधा कितनी निकल जाएगी? डायरेक्टली निकाल लेता हूँ 110 वॉट। और एक महान बात है, वहाँ साथ रहोगे मैं हमेशा फास्ट कैलकुलेशंस कैसे करें ये बताता हुआ जाऊँगा। लेकिन ध्यान रखना, ये बताता हुआ जाऊँगा। वेदर यू आर लर्निंग और नॉट, इट सोलली डिपेंड्स ऑन यू। ये गेंद आपके पाले में होती है। जो देखा 0.5 क्या है? जब आप इस क्लास में तो कुछ एक चीज़ें मैंने एक आध बार पहले कहा होगा, याद रख सकती हो। कौन सी? 1/2 का मतलब 0.5 होता है। 1/4 का मतलब आप देखेंगे 0.25 होता है। 1/3 का मतलब सबको मालूम हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रहा कि कोई लिखने लग जाए अरे सर मैं नोट कर लूँ। ये नोट है, ये नोट करने लायक चीज़ नहीं है। ये तो मैंने कहा ये क्या है जो आपको इंस्टेंट याद हो। या 1 से लेके 20-25 तक के नंबर के स्क्वायर, भैया 14 का स्क्वायर क्या है, 18 का क्या है, या 17 का क्या है, ये एकदम याद हो। एंड दैट इज नॉट टू बी लिस्टेड हियर। वो हम यहाँ लिस्ट कभी नहीं करते। क्या है? जैसे ही आपको देखेगा 0.5 यानी आधा होता है, तो 220 इंटू आधा बराबर कितना निकलेगा? अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको बहुत कम टाइम तो एक्यूरेट एंड इमीडिएट आंसर निकल आते हैं। तो देख लें, यही था क्वेश्चन। और इसके आगे भी कुछ था क्या इसमें? बढ़िया। तो वैसे ही हो गया। अब इसके बाद इसके बाद क्या है फिर? 12.13 चले, वो भी एक मिनट में ऐसे ही डिस्कस कर लें। पहले बताएं आप लोगों ने निकाला था यही आया था, कुछ और आया था? ये आया था। बढ़िया। 12.13 डिस्कस कर लो। Refrigerator rated 400 watt. एक इलेक्ट्रिक आपका रेफ्रिजरेटर है, आपको दिख रहा होगा 400 वॉट यानी पावर दी है। Operates 8 hours a day. और कितना चल रहा है? 8 आवर्स पर डे आपका चल रहा है। ठीक है। What is the cost of the energy to operate it for 30 days? इसको आपको 30 दिन की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है ना, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में आप सबके हाथ में है। At ₹3 और per kilowatt. जबकि आपकी ₹3 चल रही है पर किलोवाट आवर, या कभी दिया होगा पर यूनिट। वहाँ ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन हम लास्ट टर्न में कर रहे थे। क्या करोगे ध्यान देखना। सबसे पहले आप देख रहे हैं 400 वॉट है। पहले तो आप डेली कंजम्पशन निकाल लो या कंजम्पशन ऑफ 1 डे। ठीक है, इंग्लिश है थोड़ी बहुत आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। द डेली कंजम्पशन या कंजम्पशन इन 1 डे। तो डेली कंजम्पशन आपका कितना आएगा? डेली कंजम्पशन पे जब आप जाते हैं तो ये था 400 वॉट का, और कितने घंटे चला रहे हो? 8 आवर, यानी कि आपको देखेगा ये हो गया, ये हो जाएगा 48 या 32। और ध्यान रखना ये क्या होंगे? वॉट आवर। ये वॉट है, ये आवर है। अभी एक काम करते हैं, पहले 30 दिन का निकाल लेते हैं, फिर 1000 से डिवाइड करके यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। इसलिए आप कर देंगे कंजम्पशन फॉर ए मंथ, या मंथली कंजम्पशन, या टोटल कंजम्पशन फॉर 30 डेज। 10th में इतनी इंग्लिश का सेंटेंस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हो, ये वैसा नहीं करना पड़ता। कितना हो जाएगा आप देखेंगे, ये हो जाएगा 3200 और मल्टीप्लाइड बाई 30। कितना आ रहा था? 96,000 है ना वॉट आवर। इसलिए एक मजेदार बात हो गई, इसको 1000 से तुम ओवरली डिवाइड कर लोगे। समझ में आ रहा है? इसको अपन कह सकते हैं 96 किलोवाट आवर, या आप कह सकते हैं ध्यान देखना यूनिट्स, या हमने तो लिख दिया BTU। एक ही बात है, दोनों का मतलब मालूम है। जैसे आपको नजर आया, आपने इसमें कितनी यूनिट आपकी बनाई है पूरे मंथ में? 96 यूनिट। तो एक लास्ट काम और होगा, कॉस्ट कितनी होगी वो चेक कर लेना। वो क्वेश्चन में दी होती है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी दी हो। 288 है 288। हाँ कॉस्ट। अच्छा टोटल कॉस्ट इसकी 1 यूनिट की है, मतलब वही तो है 288। इतनी ज़्यादा कैसे दी है? तो लास्ट आप जाएंगे, इसलिए आपका
टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट आप सही कह रहे हैं 96 इंटू 3 यानी आप कितना होता है 288 है। ठीक, रुपीज। तो मुझे नहीं लगता ये सबने सॉल्व ऐसे ही कर लिया होगा, आई होप सो, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ था। ठीक है, बढ़िया। तो एक कौन सा क्वेश्चन था? 0.13। अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद और कुछ है क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है उनको ही पढ़ दो। What determine the rate at which energy is delivered by a current? कौन सी चीज डिटरमाइन करती है कि आपकी एनर्जी किस रेट पे डिलीवर हो रही है? कौन सी चीज डिटरमाइन करती है? आपको मालूम है ये डिटरमाइन करती है, नहीं आया समझ में? अगर किसी बल्ब का, नहीं वॉट नहीं, वॉट तो यूनिट है, पावर। अगर कोई आपके बल्ब की पावर मान के चलें 40 वॉट है, तो बल्ब की पावर 40 और वॉट होने का मतलब ये है कि ये डिलीवर कर रहा है 40 जूल पर सेकेंड, क्योंकि वॉट का मीनिंग तो याद है। तो इसलिए कौन सी चीज़ है जो डिटरमाइन करेगी आपकी एनर्जी किस रेट पे आ रही है? ये कौन से वाले क्वेश्चन है? मुझे लग रहा है बॉक्स में नीले वाले क्वेश्चन हुए हैं ना, तो इनको अपन ऐसे ही लिख देते हैं। ये कौन से वाले क्वेश्चन की बात तुम कर रहे हो? नीले वालों की ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया। पावर डिटरमाइन करती है। और आगे जाए, और कुछ पूछा है? नहीं। ठीक, नेक्स्ट बताएं इसी का। पढ़ दो, उससे क्या फर्क पड़ना? An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt. 220 वॉट के वोल्ट। हाँ, ध्यान देखो, दो चीजें अपने आप एक ही लाइन में दिख गई होंगी। अब तो काफी सवाल कर चुके, अब डायरेक्ट दिख रही होंगी। एक इलेक्ट्रिक मोटर लेती है कितना? 5 एम्पियर था ना? 5 एम्पियर लेती है फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। ओके, क्या आपको नजर आ जाता है? दो चीजें दी हैं, वी और आई दोनों दिए हैं, और आप पावर निकालनी है बस। टाइम टू आवर में पावर कहाँ निकालनी हुई? पावर ही निकालनी। अच्छा, पावर ही निकालनी बस। तो ध्यान देखना, आपने वो आवर का काम नहीं है, पावर में टी नहीं लगता। ऐसा मत कर देना, फॉर्मूले बदल दिया, बोले टी दिया है तो मैं इसमें टी घुसेड़ूंगा जरूर, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अगर पावर अकेले इसने पूछा, पावर पूछिए कि एनर्जी कंज्यूम्ड भी पूछिए। अगर केवल पावर पूछिए तो पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है, वी आई होता है, डायरेक्ट इंटू आप कर सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 220 इंटू 5 कितना आ रहा है? 1100। 1100 देगा 1100। हाँ, अच्छा 1100। लिखा अच्छा है, वॉट लिख दें, या एक दूसरी यूनिट भी आपको मालूम है। वॉट की जगह आप क्या लिख सकते हो? वोल्ट एम्पियर। ये उस दिन ही बता दें, इन्वर्टर हुए, जनरेटर हुए, आपके वोल्ट एम्पियर में भी लिख दिए जाते हैं बजाय वॉट के। सिंपल होता है इतने वोल्ट एम्पियर। चले, करना पड़ेगा, कर दो कि जो करना हो। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 2 था, नंबरिंग मैंने कर ही दिए, तो लिख दें नीला वाला 2। तो और क्या चले यार, वैसे मुझे लग रहा है तो वैसे ही आ गया होगा यार इसमें, है ना? ठीक है, इस बार विशाल के 3-4 क्वेश्चन है, उनको ही बताता हूँ 2 मिनट में। ठीक, पहले इसको देख लो, एक सेकंड खत्म कर दूंगा। इसलिए ऐसे कि कोई ये नहीं कहे कि एनसीईआरटी का कोई सवाल छूटा, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा भी करा दिए, इसमें से भी करा देता हूँ। फिर कुछ सवाल आपके पास और बच जाएंगे, उनको अलग से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले, अब चले, और इसके क्वेश्चन नंबर और भी है, तीसरा भी है। चले हैं नहीं, चलो फिर अपन डायरेक्ट चले जाएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में से कुछ तो हमने किए हुए थे ना? नहीं, टाइम दिया है पर यूज कहीं नहीं है ना। अगर एनर्जी पूछी होती, क्या पूछिए? नहीं, मैं पूछ रहा था कि एनर्जी पूछिए, सबने मना कर दिया, नहीं पूछी। एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है तो चलो यही ऐसा बता देता हूँ। तो उसमें आप क्या बताएंगे? एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी होती है VIT। तो VI की वैल्यू तो पहले निकाल चुके हो, दोबारा मत निकालने बैठ जाना। इंटू टी, कितना था टी? 2 घंटे था। 2 घंटे मतलब 60। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। समझ में आ गया? तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे?
सही है। 1 घंटे में सबको मालूम है 1 आवर कंटेन्स 60 मिनट एंड ईच मिनट कंटेन 60 मोर 60 सेकेंड्स एटलीस्ट फॉर 1 आवर। हम याद रख सकते हैं कि 1 आवर कंटेन 3600 सेकेंड्स। बाकी 2 घंटे 3 घंटे जो दिए हैं उनसे इंटू कर देना। 127 मिनट्स बता के सेकंड्स बता के। हाँ कोई बात नहीं, तभी तो मैंने टूका था, मैंने 120 मिनट नहीं, कोई बात नहीं। आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करते, मैं डायरेक्ट बता दें, इसलिए क्या है ये याद ही रखना। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सीधे याद भी रहते हैं। और अभी ध्यान नहीं होगा, अपन वो कर रहे थे कल परसों उसकी BTU की वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, किलो वाट आवर। किलो वाट मतलब 1000 वाट आवर की जगह मैंने क्या कहा था कितना रखोगे? 3600। तभी तो वैल्यू आई थी 3.6 इंटू 10⁻⁶। कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें। ये क्या है बेटा, 9th 10th में अगर ये आपको याद रहेंगी तो आप देखना अगले जो आने वाले ईयर्स हैं जब आप साइंस या मैथ्स लेते हैं तो आपको बहुत ईजी होती है और दूसरों के कंपैरिजन में आपको लगता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि दिक्कत ये होती है अपन 11th या 12th में खड़े होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अब यहाँ से समझाओ। बोले देखो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? बोले सर 60। फिर हर मिनट में कितने सेकेंड? अब इंटू करो। तो हमारा 11th 12th में इतना टाइम नहीं होता है। 11th 12th में क्या होता है, आधे बोलते हैं। मैंने 1 आवर बोले 3600 सेकेंड, खत्म, मैंने रख दिया। अब प्रॉब्लम किसकी आती है समझ में आ रहा है? बाय द वे जिसको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम कि इसको इतनी छोटी चीज़ नहीं मालूम होगी, ये कैसे पता लगाओगे? तो वो उसको आ जाती है दिक्कत। चले बढ़िया, तो एनर्जी मैंने निकाल दी, कोई समस्या नहीं। आपको टाइम है तो मैंने कहा था एनर्जी पूछ लूँगी अगर टाइम दिया है तो। और अगर ध्यान रखना नहीं पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपके फॉर्मूले में टी का यूज़ पावर वाले में नहीं होगा। सही है। चले एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन हो जाता है? चलो कशिश पढ़ दो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आपने 14 से दिए थे। हमने 14 से दिए थे, चाहे तो शुरू के हमने करा दिए होंगे ना, कुछ ऐसा होगा ना पहले। एमसीक्यू वाले चलो MCQ वाले 2 मिनट बात कर देते हैं। चलो तुम 14 से पढ़ दो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमने बीच के करा रखे हैं ना, इसलिए वो 14 से दिए होंगे। आप सही कह रहे हैं। 14 से होता है। 14 क्वेश्चन क्या है? सर नहीं है 14 करवा दो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कंपेयर द पावर यूज्ड इन दी 2 ohm। क्या? हाँ पढ़ो। Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits। ठीक है, इन सर्किट्स में आप पावर यूज्ड पढ़ें 2 ओम के। 2 में कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर। तो आपसे कह रहा है, मैं लिख देता हूँ यार, देखना, ये कह रहा है कंपेयर द पावर और किसमें? इन 2 ओम रेजिस्टर। और अलग अलग जगहों पे ले रहा है, जब कब से कब ले रहा है। सबसे पहला दिया है 6 वोल्ट बैटरी सीरीज। पहला केस आपको दिया है, इसलिए क्योंकि अलग अलग केस दिए इसलिए मुझे लिखना पड़ा। 6 वोल्ट बैटरी आपकी दिया, बैटरी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। 6 वोल्ट बैटरी सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम। सीरीज विद 1 एंड 2 ओम। आपकी एक 6 वोल्ट बैटरी 1 और 2 के साथ सीरीज में जुड़ी है। दूसरी बार कह रहा है 4 वोल्ट बैटरी। सेकंड केस आपसे क्या दे रहा है? 4 वोल्ट बैटरी और ये अटैच है आपकी पैरेलल विद 12 एंड 2। और ये पैरेलल में है, ये आपको याद आएगा, इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन हम लास्ट राउंड में हमने किया था। एक सीरीज और पैरेलल के 2 अलग अलग रेजिस्टेंस लिए थे, उनमें हमने पावर निकाली। अभी ये कह रहा है उनमें आप कंपेयर भी करें। आप मैं दोनों केसेस देखता हूँ। जैसे पहला केस देखें, इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो मैंने कहा पहले हम चेक करते हैं केस नंबर 1। और केस नंबर 1 अगर हम जाएंगे नंबर ए पे आप जाओगे तो आपसे क्या कह रहा है? 6 वोल्ट बैटरी है और 1 और 2 ओम के साथ सीरीज में है। किसी को समझने में दिक्कत नहीं है इसलिए बना देता हूँ। 1 ओम 2 ओम और साथ में बैटरी है 6 वोल्ट। क्या है, समझ में आ जाता है? ऐसे ही आप देखना सेकंड केस आपका कौन सा है? सेकंड केस है आपका 4 वोल्ट बैटरी है और आपके 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में। और कौन से पैरेलल में? ये दोनों।
अभी इनकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, पहले बैटरी बना दूँ साथ में। ये बैटरी है आपकी 4 वोल्ट की और ये है 12 और ये है 2 ओम। बाकी ओम वगैरह नहीं लिखे, जब आप बनाना पूरा लिख दिया करो, 4 वोल्ट 2 ओम 12 ओम, ठीक है। इन दोनों केसेस में आप पावर्स निकालना चाह रहे हैं, यही आपका क्वेश्चन है। आप पहले केस में आप पावर कैसे निकालेंगे, आप ध्यान देखें, V दिया है, R आप निकाल सकते हैं, V²/R करोगे पावर निकल आएगी। तो पहले रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो पहला काम क्या करोगे, इसमें आप निकालेंगे RS। रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज का याद है, 3 सही कह रहे हैं। इसलिए ध्यान देखना, पहली बार की जो आपकी पावर आएगी PA लिख देता हूँ, A मतलब केस नंबर A। पावर A कितनी आएगी, ये आपकी आएगी V²/R। V अपना था 6² दिख रहा होगा, 36/R अपना आया है 3, यानी ये हो जाएगी 12 ना, ये अपना निकाला आया। ऐसे आप दूसरे केस में चले आए। दूसरा केस आपसे क्या कह रहा है, ये दो पैरेलल में है, तो पहले पैरेलल का टोटल निकाल लूँ। पैरेलल का टोटल निकालना याद है, R1 R1 प्लस R2, ये तो सभी को याद है, कितने हैं, 12 × 2 है, तो 12 × 2/12 + 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा, चलो ऐसा कर दें, 24/14, यानी कितना आएगा, 12/7। बढ़िया, यही आएगा। अब इसमें भी वही केस है, जब आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया तो आप निकालेंगे पावर बी वाले केस की। पावर बी वाले केस की निकालोगे, ये हो जाएगा वही फॉर्मूला V²/R। V आपका कितना दिया था, 4 का स्क्वायर और अपॉन, यानी आप ध्यान देखें, ये हो जाएगा 16 × 7/12, वो भी टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। पहले इतना सॉल्व कर दें मजे से, दोनों बार की पावर निकालना समझ में आ जाती है, हाँ ना, सीरीज की भी और पैरेलल की भी। सर इसे दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कौन से दूसरे से, पहले करंट निकाल के फिर पावर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, 8 वोल्ट आ रही है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। कौन सी वाली, पहले करंट निकालेंगे इनका, किसका, इसका निकालना चाह रहा हूँ, इसका करंट निकाल लो, इसका करंट निकालोगे तो करंट आपकी आएगी 3 है, 2 एम्पियर आएगी। और फिर वो इसे कर देंगे I²R फॉर्मूला लगा के पावर का। तो 4 3 या 12 फिर आ जाएगी। वही फिर आ जाओ, काय के लिए घूम के जाए। एक्चुअली मुझे ये नज़र आ रहा था, R दिए ही है, V दिया ही है, तो पहले I निकालूं फिर I²R करूं, इससे अच्छा डायरेक्ट चला जाता हूँ। तुम्हारा 8 कैसे आ रहा है, तुमने R कितना रखा, 2 रखा है, एक छोड़ गए। सर क्वेश्चन में तो इसमें यही दिया है ना, ईच रजिस्टर यूज 2 ओम वाला। हाँ ये ऊपर लिखा है 2 ओम पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। अच्छा ओके, केवल 2 ओम की, ओके जो ठीक, मैंने शायद टोटल पावर निकाल दिया, आप सही कह रहे हैं, छोटी सी गड़बड़ हो गई। हमें केवल 2 ओम वाली निकालनी है, चलो कोई बात नहीं, हमने जो निकाली है, हमने फिलहाल इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हो गया अपना टोटल पावर के लिए, कोई बात नहीं। अभी इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। हम जो इसमें निकाल रहे हैं वो हमने काय का निकाल दिया है, ये ध्यान रखिएगा, हमने इसमें निकाल दिया टोटल पावर दोनों बार की, तो हमारी टोटल पावर निकाल रही है, आप सही कह रहे हैं। इतना कर दें, फिर मैं इसको हटा के फिर केवल 2 ओम वाली की निकाल देता हूँ। तो टोटल का भी ऐसा सिस्टम है? हाँ टोटल का तो जा ही सकते हो, लेकिन टोटल के लिए जैसे घूमेंगे, टोटल में से आप आई निकालोगे तो आपका रेजिस्टेंस टोटल में 3 रखा जाएगा ना, तो 12 ही आएगा। तो उसके बाद घूम के जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही निकल आएंगे V²/2। एक्चुअली क्या हुआ, वो लाइन धीरे से खिसक गई थी ऊपर, हमें इतना ही दिखा, मैंने कहा 2 लगे हैं तो मैंने उनकी पावर निकाल दो। कोई दिक्कत नहीं है, हमने कौन सी निकाली, ध्यान रखना, ये जो इस समय मैं निकाल रहा हूँ ये हमने कौन से केस के लिए कर दिया है, दोनों केसेस के टोटल पावर के लिए। अभी आप इसको कर दें, फिर मैं एक बार इसको, दोनों केसेस में आपकी टोटल पावर ही आ जाएंगी, मिल जाएंगी, तो निकालना समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। गलत भी हो जाए तो गलत से भी अपन कुछ और सीख जाते हैं कि अपन ने निकाला क्या।
पहले तो दोनों साइड की आप निकाल दें, पावर केस नंबर फर्स्ट में और केस नंबर सेकंड में। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम इसमें पावर निकाल रहे हैं ये किसके लिए है, ये केवल और केवल ये सॉरी पूरे टोटल सर्किट के लिए है। ठीक है, ये तो आप निकाल ही लेंगे, ये हो जाएगा 4 3 पहले 28/3, 28/3 मतलब वही 9 पॉइंट समथिंग, तो 3 9 या 27 पॉइंट में कुछ और बचेगा। हम्म। 9.33। तो चले क्या आपने दोनों निकाल दिए, हाँ ना बताएं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में चेंज कर लेता हूँ, और चेंज कुछ नहीं, इतना पार्ट डिलीट करेंगे फुर्ती से। तो ये देखें क्या आपने इतना कर लिया कंप्लीट, तो निकाल ही लेंगे। आ जाए, जब इतना हम निकाल लेते हैं उसके बाद एक अगली चीज़ पे जाएंगे। अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस थ्रू सॉरी पावर चाहिए थी केवल और केवल किसकी, 2 ओम की ना। अब यहाँ तो उस पर भी टाइम देते हैं, 1 सेकंड निकाल देंगे। चलो उसको एक बार मिटाई दूँ अच्छे से। चलो अब की बार मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, जो बताऊँ जो मुझसे स्लिप हो गई थी, ऊपर छूट गया था। और ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ पावर इन 2 ओम के लिए। तो किसके लिए करूँगा, पावर इन 2 ओम। और पावर इन 2 ओम पे जाओगे तो एक छोटा सा काम करते हैं, देखें इधर। सबसे पहले आप देखें, अगर आपको 2 ओम वाला निकालना है तो दिक्कत ये है कि इस पर ना तो वोल्टेज मालूम है और ना करंट। क्या आपको ध्यान है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है, तो एक काम करें इसकी आप करंट निकाल लें। सीरीज में ध्यान रखना करंट कांस्टेंट होती है, और पैरेलल में वोल्टेज सबकी आती है। तो एक की निकाल लोगे तो सबकी निकल जाएगी, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में निकालते हैं आप हमेशा करंट। अब इसको जब आप निकालने आएंगे तो फिर वहीं से कहानी शुरू होगी। सबसे पहले आप बता देंगे आर सीरीज आपका कितना होगा, 2 + 1 यानी कि 3 ओम। तो हमने स्टेप पहले भी लिया था, अब इसलिए आप दिखाएंगे, इसलिए I = कितना होता है, I होता है V/R। वोल्टेज आपको दिया गया है यहाँ पर 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारा आ गया 3 ओम, यानी करंट आपकी कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। अब जब करंट 2 एम्पियर आ गई तो पूरे सर्किट पे नहीं आना है, हमें केवल किस पे रहना है, इसलिए आप ध्यान देखना। इसलिए पावर एट 2 ओम, इसको मैं PA लिख देता हूँ। ये का मतलब पहले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप पावर एट ए देखेंगे तो आप देखें ध्यान से, करंट कांस्टेंट है, करंट हमारे पास मौजूद है और रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो हमने कर दिया, आई था हमारा 2 का स्क्वायर और साथ में हमारे आर था आपका, यानी ये आपकी निकल आएगी 8 वॉट। क्या ये समझ में आ जाता है, फुर्ती से चलो इसको कर दो, क्योंकि फिर इसको खिसकाऊंगा तो इधर रुक जाएगा जाके। ठीक है, तब तक मैं एक काम करता हूँ। ठीक, इतनी जगह में हो जाना चाहिए। पावर एट 2 ओम दिखा दे। RS बराबर निकाल दिएगा, 2 + 1 = 3 ओम। I = दिखाइएगा V/R = 6/3। ये आपका निकल आएगा 2 एम्पियर। तो फिर आपकी पावर एट 2 ओम निकाल दें। फिगर तो बनाइए तुम्हारे पास, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, चमक तो नहीं रहा। ये लो, ठीक है। क्या आपका इतना कैलकुलेट हो गया, हाँ ना बताएं। हो जाता है, जैसे ही इतना कैलकुलेट आपका हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट में जाए देखें ध्यान से। अगला पार्ट ये वाला है,
इसमें आपके ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस ध्यान देखना, आपको एक मज़ेदार बात मिलेगी, दोनों का वोल्टेज कांस्टेंट होगा, इसलिए इसमें हमें वोल्टेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। ज़्यादा है तो मैं एक लाइन में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वोल्टेज एट 2 ओम, 4 इस पर भी होगा 4 इस पर भी होगा, तो ये हो गया 4 वोल्ट। इसलिए ध्यान देखना है, इसमें हम फॉर्मूला बदल लेते हैं, आर हमारे पास है और वी हमारे पास है, तो हमने कहा पावर बी, और बी का मतलब सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, ये आपकी कितनी होगी, तो ये आएगी वी स्क्वायर बाई आर, तो ये होगा आपका 4 का स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना था 2, तो कितना निकलेगा आपका 16, यानी कि 8 वॉट। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, उसको देख लें। चलो पहले उसको निकाल लो, फिर एक लाइन और बताता हूँ। एक तो ये दिखा दें, वोल्टेज एट 2 ओम, फिगर नहीं बनाना, फिगर तो पहले ही बना हुआ है, फिगर कहाँ दोबारा बना रहे हो, बना तो रखा है। दिखा दो, वोल्टेज एट 2 ओम बराबर 4 वोल्ट और पी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, निकाल लें, यानी निकल आएगा 8 वॉट। मिल गया। जैसे ही मिल जाता है फिर मुझे इस क्वेश्चन का एक वर्ड याद आ जाता है, इसमें एक वर्ड दिया था और ये वर्ड दिया था कंपेयर। क्या आपको ध्यान है, लास्ट टर्न में भी इस वर्ड पे चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब होता था आप निकालेंगे उनका रेशियो। अगर केवल इतना पूछा हो व्हाट आर द पावर्स, तो व्हाट आर द पावर्स तो हमारी हो गई। अगर कभी दिया हो कंपेयर द पावर्स, तो आप देखें 99% क्वेश्चन हो गया है। अब तुम कहोगे 1% क्या बचा है, वो केवल लैंग्वेज की वजह से कि उसने ये नहीं कहा है कैलकुलेट, उसने कहा है कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए कुछ मत करना, इसलिए आप दिखा देना लास्ट में कंपैरिजन पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, पी ए कहाँ गया 8 वॉट का, बढ़िया ये भी 8 वॉट ही है, ये बराबर होगा 1। और कभी ऐसा आ जाए तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिख रहा है, दोनों केसेस में आपका पी और पी बी कैसे होंगे, इक्वल होंगे या आपके बराबर होंगे, कहानी खत्म। कई बार डबल, एक कल कोई क्वेश्चन कर रहे थे डबल ट्रिपल भी कुछ ऐसा आया था, ठीक है ना, मिल जाते हैं। कर दिया कंप्लीट। चलो एक नेक्स्ट बता दो, अगला कौन सा क्वेश्चन होगा इस बात, क्वेश्चन नंबर 14 बजे 15 जाओगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 15 गए, चलो कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ रहा बेचारा। Two lamps, one rated 100 watt at एक मिनट, 2 लैंप है अपने पास, L1 मान लेता हूँ, इसमें क्या है पढ़ना, one rated 100 watt at 220 volt 100 वॉट और एट 220 वोल्ट, समझ में आ रहा होगा, पावर और भी दिए। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है लास्ट टर्न के बाद। and the other 60 watt at 220 अगर आपको दिया, एक मिनट, अगर दिया है 60 ना वॉट एंड 220 volt ये भी 220 वोल्ट ही है, बढ़िया। are connected in parallel आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, या आपने क्या किया है आर कनेक्टेड इन, ये मैं अपने लिए लिख देता हूँ, ठीक है ना, इनको आपने पैरेलल में to कनेक्ट electric main supply मेन सप्लाई से। what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt बढ़िया, यानी वो जानना चाह रहा है कि आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनकी करंट कितनी आएगी, यही पूछ रहा है ना इन शॉर्ट, कि आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, इसके बाद आपकी मेन से करंट कितनी आनी चाहिए। क्या करोगे, एक हल्का सा फिगर बनाओ, ध्यान देखना, हल्के से फिगर से आपको जल्दी समझ में आएगा। ये आपका एक लैंप है, ये आपका लैंप नंबर 2 है, इनको आपने किया पैरेलल में कनेक्ट, और जो आपने सप्लाई दी है, सप्लाई कितनी थी 220 वोल्ट ना, ये सप्लाई मैंने कहा ये आपकी आ रही है 220 वोल्ट। इनमें से एक लैंप है आप देखना 100 वॉट का, और दूसरा आपके पास कितना है 60 वॉट का। बस यही है टोटल कहानी। कई तरीके हैं निकालने के, कई में से
जैसा आप चाहें शॉर्ट एंड स्वीट तरीके पे जाते हैं। ध्यान से देखें, आपको पावर दी है, वोल्टेज दी है। मेरे ख्याल से P बराबर VI निकालोगे तो इसकी भी करंट मिल जाएगी। जैसे इसकी करंट में मान लेता हूँ, इसकी करंट सपोज करो I1 और इसकी करंट आप, क्योंकि याद है पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है, इसकी करंट मान लो I2। जिसमें मैंने कहा था कई तरीके हैं, पावर से आपको दोनों डायरेक्ट करंट मिलती आएगी। टोटल कर दोगे I1 I2 का तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको टोटल करंट मिल जाएगी, यानी कि I। देखें ये फिगर आपको समझ में आता है या नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं सबसे सिंपल मेथड पे जाऊंगा, फिर जो आप दिमाग लगा सकते हैं उस पर जाऊंगा। और अलग अलग मेथड भी मैं इसलिए डिस्कस कर देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल हर आदमी एक ही तरीके से करे, तरीके बदल सकता है। हाँ ये छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है तो आने दो। मेथड ए में आप देखें कि आपको क्या दिख रहा है, P बराबर VI होता है, इसका नाम क्या देंगे, P1 बराबर होगा V1 I1। हाँ है ना, चलो चले आओ। क्या आपको ध्यान है पैरेलल में वोल्टेज सबकी कांस्टेंट होती है, तो कितना दिया था पहले वाले का 100 वाट। 100 वाट बराबर हो जाएगा 220 और इंटू I1, यानी कि आपको अगली बार मिल जाएगा I1 बराबर हो जाएगा आपके लिए 100/220। और अभी मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैंने इतना ही लिखा रह दिया, बाद में देखूंगा। ठीक, ऐसे ही आप चले आएंगे। एंड P2 इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका V2 I2 सेकेंड वाला। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 60 इज इक्वल्स टू होगा, वो तो वही है 220 और इंटू I2 आपको निकालनी है, यानी आप कह सकते हैं I2 बराबर आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने लिए 60/220। ये भी एम्पियर। चलें यहाँ तक निकाल दें, एक लाइन और मुझे लिखनी है, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप देख रहे हैं, टोटल करूंगा। इतने में कहीं कोई समस्या, बना लें, एक डायग्राम बना दीजिएगा और साथ में आप बताएंगे P1 बराबर V1 I1, P2 बराबर V2 I2। दोनों करंट्स आप I1 और I2 आराम से निकाल सकते हैं। निकाल लाइन लिख ली होगी ना, मैं मान चल रहा है, थोड़ा ऊपर खिसका दूँ। मिल गया, हाँ ना बताएं। दोनों I1 I2 मिल जाते हैं, I1 I2 मिल गए तो फिर आप टोटल करंट मिल जाएगी। अरे टोटल करंट आप कैसे निकालेंगे, टोटल, वैसे तो खुद ही समझ में आ रहा होगा यार, कि इसमें तो मेरा इंतजार कर रहे थे। टोटल करंट I बराबर कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। एक मजेदार बात देखो, दोनों के अपॉन में सेम 220 है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 160/220। 0 से 0 खत्म, तो आपका कितना आएगा 0.72। बहुत बढ़िया, तो आपने आंसर भी निकाल दिया, देन इट्स वेरी गुड। ये हो गया आपका 0.72 एम्पियर। बेहतर। तो मैंने कहा सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड था, डायरेक्ट P बराबर VI। डिपेंड काय पे करता है, इसी पे डिपेंड करता है कि आपको ये समझ में आ जाए, पावर दी है, वोल्टेज दी है, I जानना चाह रहा है, मतलब P बराबर VI हम निकाल सकते हैं। जब बाय द वे नहीं है समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम निकाल के दिखाएंगे आप कैसे निकाल सकते हो। क्या इतना मिल गया टोटल, ये तो निकाल लोगे अब टोटलिंग।
दूसरा मेथड आप देखना एक सेकंड मेथड चेक करें। हो सकता है किसी को अचानक ये ध्यान नहीं आए कि P बराबर VI करके वो अलग अलग करंट निकाल सकता है। उसे क्या नजर आएगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो बोले पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल लूँ, कोई बात नहीं, निकाल लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो देख रहा है, 100 वॉट है और 220 वोल्ट है। फिर आप चले जाएंगे, ध्यान देखना, आपको मालूम है P बराबर कितना होता है अपने लिए, P बराबर होता है V²/R। चलो मैं 1 की बात कर देता हूँ, इसका मतलब आप ध्यान देखना आपका P1 आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, P1 हमारे लिए 100 बराबर होगा आपका 220 का स्क्वायर और अपॉन R1। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? यानी आप निकाल लेंगे R1 बराबर हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 100। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने उसको सॉल्व भी नहीं किया, पढ़ा रहने दो। ऐसे ही ध्यान देखना, अगली बार आप बताएंगे P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन R2। मैंने कहा लेंदी मेथड है, लेकिन ये कभी आप भूल भटक जाएं तो ये मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रहे कि अगर हम सही चल रहे हैं, फॉर्मूले सही अप्लाई कर रहे हैं, तो घूम फिर के भी दाएं बाएं अटक भटक के भी पहुँच तो जाएंगे। शर्त ये है कि आप फॉर्मूले सही इस्तेमाल करें। अगला पावर कितनी थी, 60। अगली बार आप जाएंगे 60 इज इक्वल्स टू फिर वही 220 का स्क्वायर अपॉन मैंने कहा 100, यानी आपका सॉरी 100 नहीं, उल्टा कर 8, यानी R2 इज इक्वल्स टू आपका निकल आएगा, ये हो जाएगा 220 स्क्वायर बाई। अब आदमी ने कहा भैया हमने पहला ये निकाल लिया, दूसरा ये निकाल लिया, अब अगला काम मैं क्या करूँगा, क्योंकि पैरेलल में R1 R2 मिल गए हैं तो अगली बार आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, टोटल, इसने कहा है टेढ़ा तरीका, लेकिन क्या है नहीं आ रहा, अटेम्प्ट कीजिएगा। एक मज़ेदार बात है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, P बराबर VI, V²/R और I²R, तीनों एक ही फॉर्मूले लास्ट टाइम में गए थे। इसमें कहा कहीं से भी चले आओगे अल्टीमेट उसी चीज़ पे आओगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं याद है, टोटल आप निकालते हैं R1 इंटू R2, नहीं बिल्कुल बड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले कह रहा था, ये तो मैं आपत्ति काली बता रहा हूँ, नहीं आ रहा तो काम करेगा ना। और अगली बार कितना आएगा, आपने कहा 220 अपॉन कितना था 100 और प्लस 220 स्क्वायर अपॉन, डेट बड़ी होगी ऑफ कोर्स। ध्यान देखना, जैसे ही टोटल रेजिस्टेंस निकला, लास्ट कहानी एक जो आएगी ये आप मम्मा में चल के कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट आप फिर निकाल ले जाएंगे I बराबर, समझ आया? ये मैंने क्यों दिखा दिया, मैंने कहा अगर आप बाय द वे भूल जाए, नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने कहा अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो पहुंचने की संभावनाएं बनी रहेंगी। बस ये गलत मत लगाना कि तुम फॉर्मूला V बराबर R अपॉन I लगा रहे हो, तो नहीं होगा। ठीक है ना, क्या ये समझ में आ जाते हैं मेरी बात? ठीक। आप ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 15 था। एक और नेक्स्ट देखें, और कौन सा है फिर, 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए है, ये आपसे कहता है विच यूजेस मोर एनर्जी, इतना सेट इन दिस में, और या 1200 वाट का हीटर इन 10 मिनट्स। बढ़िया, इन दो में से कौन सा ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, मैं दोनों लिख देता हूँ। पहला वाला आपका दिया है 250 वाट का टीवी, और कितनी देर में, ये जबकि चल रहा है इन 1 आवर। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको दी हुई है टोस्टर, 1200 वाट का टोस्टर है, ये कितनी देर चल रहा है, ये आपका चल रहा है 10 मिनट्स। ठीक है ना, पहली बार देखने में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि टीवी के कंपैरिजन में टोस्टर की पावर बहुत ज़्यादा नजर आती है, सही कह रहा हूँ ना? ऐसा भ्रम होता है शायद टोस्टर ज़्यादा एनर्जी खा जाएगा, लेकिन हकीकत ये कि मल्टीप्लाई करने पे सही कह रहे हो, हकीकत कुछ और आएगी। और हकीकत कैसे आएगी कि हम दोनों बार की पावर निकालेंगे,
क्या आपको ध्यान है जब आप एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। हाँ, पावर बराबर है एनर्जी अपॉन टाइम होती है। एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। करो, पहली बार का करोगे ई ए यानी पहले केस का निकाल दिया है पावर, सही कह रहे हैं। 250 इंटू 1 आवर, 1 आवर का मतलब 3600 सेकंड। 3600। सही है बस, ठीक है, उसको तो निकाल लेना, इंटू करने की क्षमता में थोड़ी तुम्हारी संदेह है। ऐसे ही आप देखना ई भी बराबर कितनी आएगी, इसमें भी आप कर देना T इंटू टी। इसकी पावर थी आपकी 1200 और इंटू इसका टाइम कहाँ गया, टाइम 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब 600 सेकेंड। बस, तो ये मैंने कहा दोनों निकाल लें, अपने आप आपको दिख जाएगा कौन सा ज़्यादा आ रहा है कौन सा कम आ रहा है, और इवन ये भी दिख जाएगा कितना कम आ रहा है। 9 लाख पहला वाला, दूसरा वाला 7,20,000। दूसरा 7 लाख में, तो अपने आप दिख रहा होगा पहला वाला ज्यादा। और कोई पूछ ले कितना ज़्यादा है तो समझ आता है, दोनों का डिफरेंस करके बता देना लास्ट में इतना ज़्यादा, ठीक है ना। 70। जो भी आपका क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर ही दिया। ठीक है, कर लेंगे। 17 क्वेश्चन था यार, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। 17 भी तुमने नहीं कर पाया क्या? 17 क्वेश्चन मैं वैसे ही पढ़ देता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या गिवन है? आपको दिया हुआ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ओम। इसके बाद आपसे कह रहा है ड्रॉज 15 एम्पियर करंट, यानी आप साफ तौर पे दिख रहा है हमें दी गई है 15 एम्पियर करंट यानी कि आई, और इसके बाद कहता है मीन्स 2 आवर्स, और कितने टाइम तक खींचता रहता है? 7,200 सेकंड। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस बात जाएंगे कैलकुलेट एट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड। वो रेट कैलकुलेट करें जिससे हीट डेवलप हो रही है। H equals to I square। ठीक, अब अगर आप अगर आप हीट निकालना चाह रहे हैं, दोनों बातें मैं बता देता हूँ, देखें ध्यान से। अगर आप हीट निकालेंगे तो हीट आपकी हो जाएगी H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और बढ़िया आई आर और टी सब आपके पास मौजूद है। वो आप सही कह रहे थे, टी आपका 7,200 हो जाएगा। दूसरा ध्यान देखना, अगर इसमें रेट ऑफ हीट पूछ रहा है तो मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात देखना। अगर रेट ऑफ हीट पूछे तो इसमें आप निकाल लीजिएगा पावर। नहीं आया समझ में? रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन में आप क्या निकाल देंगे? सीधा पावर निकाल देंगे। ये भी निकल आएगी जो भी होगी, आई स्क्वायर आर है तो दोनों आवाज आई भी है आर भी है, इंटू तो कर ही लोगे ना। अब इस क्वेश्चन में आप विराम दे देता हूँ। चलें, ये आपने कर लिया है, अच्छी बात है। एक आध छोटी छोटी चीज़ें आपके पास हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे इसको? कर लोगे? चलें, लास्ट में हम आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन है। चलें देखते हैं, पढ़े। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 का, Why is the tungsten used almost exclusively for filaments for टंगस्टन आप फिलामेंट ऑफ बल्ब में क्यों इस्तेमाल करते हैं, जानना चाह रहे हैं। इसका जवाब आपको शुरुआत में दिया गया है इस चैप्टर में। नंबर 1, टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा हीट डेवलप करता है। और सेकंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हीट डेवलप करने के बावजूद ये मेल्ट नहीं होगा। तो आराम से आप इसको 2 लाइन 3 लाइन में वेल एक्सप्लेनेटरी टाइप लिख सकते हो। और इन शॉर्ट में पूछा जाए तो बता देना रेजिस्टेंस इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन में हो जाएगा। और चलें, Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? प्योर मेटल बजाय एलॉय के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और कौन सी एलॉय के बनाते हैं याद है?
टोस्टर हुए और हीटर हुए नाइक्रोम के बनाते हैं, निकल क्रोमियम की होती है। ये भी आपने बढ़िया जवाब दिया। और जाए आगे। Why is the series arrangement not used for domestic circuits? डोमेस्टिक सर्किट्स में आप सीरीज जो है प्रेफर क्यों नहीं करते? क्योंकि सीरीज का बताता हूँ, आपसे पहले कहा था सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। उस दिन बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था सीरीज में अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कितनी वोल्टेज आएगी आप पता नहीं होगा। तो दो ड्रॉबैक आते हैं, दोनों बता देता हूँ। नंबर 1, सीरीज में एक तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग वोल्टेज आएंगी। तो अब 50 तरह की वोल्टेज के पंखे कैसे लाओगे? बोले 10 वोल्ट वाला पंखा, 12 वोल्ट वाला पंखा और बोले 18 वोल्ट वाला पंखा। पैरेलल में आप देखेंगे सबका वोल्टेज कांस्टेंट है। कोई सा भी बल्ब, एलईडी, ट्यूबलाइट, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वॉटेवर यू वांट, उसके ऊपर पर जो हम कहते हैं लेबल या प्रिंट हो उसको पढ़ना हो, उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट। और सब 220 वोल्ट पे क्यों डिज़ाइन है? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक कनेक्शन कैसे होते हैं? पैरेलल में, इसलिए हमें वोल्टेज की चिंता है नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात याद थी, एक क्वेश्चन में एक और टर्न में पूछा था। सर एक बार खराब हो गया तो सारा हाँ, खराब अगर आप किसी भी एक को बंद करते हैं तो दूसरा आपका चलता रहेगा। और सीरीज में दिक्कत ये है कि अगर आपके पास ये 3 लगे हैं और आपने इसको बंद कर दिया तो आप देखना बाकी भी बंद हो जाएंगे बीच में। समझ आ जाते हैं? यूज होती है क्या चीज? इंटरेक्शन कितना सीरीज किस में इस्तेमाल होती है? ये जो पूछ रहे हैं ना, सीरीज में बताता हूँ। अभी दिवाली पे आपने झालर लगाई होंगी, झालर में सीरीज इस्तेमाल होती है। कारण बताते हैं। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी झालर हमेशा 50 बल्बों की क्यों आती है? इसका कारण है लगभग जो आप देखेंगे हमारे यहाँ सप्लाई जो होती है वो 200 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच झूलती रहती है, फिक्स नहीं रहती। कभी 210 दिखेगी, हम कहते हैं आप वो उसका स्टेबलाइजर अपने घर में लगे उनकी रीडिंग ही पढ़ दे रहा है कि 220, कभी 230, कभी 218, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होता ही रहता है। अब आप झालर में देखेंगे बिल्कुल छोटे बल्ब लगते हैं, और जो छोटे बल्ब होते हैं वो होते हैं लगभग 5 वोल्ट के। अब समझ में आ गया? जब आप 50 बल्ब लगाएंगे तो हर बल्ब का वोल्टेज डिवाइड होकर 5-5 या 4-4 रह जाएगा। अगर 200 वोल्ट दोगे तो सब पे 4-4 होगा, और 250 दे दोगे तो सब पे 5-5 हो जाएगा। यानी मज़े से चलते रहेंगे। तो इसलिए खराब हो गई तो पूरी जनता और इसीलिए तुम्हें झालर ने आनी, और एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरी बंद हो जाती है। फिर अपने ढूंढना पड़ता है कौन सा है वो। सही है। और जाए आगे। नेक्स्ट इसके बाद और क्या है? How does the resistance of a wire vary with its area of cross section? अरे ये तो तुम्हें मालूम है यार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ये नहीं मालूम? कैसे होता है रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ? Area increase होता है पॉल्यूशन कम होता है तो है? एरिया इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस कम होता अरे भैया इसका एक प्रॉपर area आंसर increase है। होता है रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तुम्हें आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे, दे तो आप सही रहे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब आप कुछ सही कह रहे हैं। आपको कहना था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब वो लाइन आप बता सकते हो, दस ऑन इंक्रीजिंग द एरिया। समझ आ गया? ये इसका एक्चुअल आंसर है। रेजिस्टर कैसे वेरी करता है, मैथमेटिकल जवाब देना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली, जो भी जहाँ जैसा केस आए। और कोई क्वेश्चन? Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में आप कॉपर एल्यूमिनियम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नहीं, कॉपर कहाँ से सस्ता आता है भैया? रजिस्ट्री सर हमने प्रोजेक्ट में बनाया क्या प्रोजेक्ट में वायर ले गए थे, कितने का आया था? ऐसी है ना 420 तक पागल तो फिर एसी में लगता है ना कॉपर का होता है वो महंगा। इसीलिए आप देखेंगे एसी में और इन सब चीज़ों में बता देता हूँ। एसी में जब आप जाएंगे, एसी में आपसे अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग कीमत बताएगा, और फिर बताएगा इसमें भाई साहब महंगा क्यों है, तो जवाब देगा बोले इसमें कॉपर पाइप है। जो बात समझ में आ गई? जब आप इन्वर्टर या मैंने कहा ये कंप्यूटर की यूपीएस वगैरह लेने जाएंगे तो यूपीएस में दाम में अंतर बचा है। जैसे तूने कहा यूपीएस चाहिए, यूपीएस बताएगा भाई साहब एक यूपीएस जो है वो 2400 की है ल्यूमिनस की, और बोले एक फलानी कंपनी की बोली 1250 की है।
अब तो पूछ रहा है इतना अंतर क्यों है, गारंटी वारंटी सब सेम है, दोनों बराबर चलेंगे। जब पूछोगे अगर दुकानदार पर्चे से बता देगा, बोले भाई साहब इसमें कॉपर वायरिंग है, इसमें एल्यूमिनियम वायरिंग है। एल्यूमिनियम या कॉपर में जो अंतर आता है, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा कम होगा। बाकी आप जो पूछ रहे थे, हम अपनी वायरिंग्स में कॉपर एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर्स हैं। और आप इसके अनुसार बिल्कुल सही जवाब है आपका, केवल इतना मत छोड़ देना बेस्ट कंडक्टर है तो साथ ही वाला ही बता देता है। आप बताएंगे द रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, जो भी उस समय वर्ड आपको याद आ जाए वो आप बताएंगे कैसा होता है। समझ में आ गई मेरी बात? बेटर टू से देयर रेजिस्टिविटी इज लो, लेकिन फिर भी मैंने कहा रेजिस्टिविटी नहीं अचानक याद आई, कम से कम रेजिस्टेंस वर्ड तो इस्तेमाल आप करें कि ये कम होता है। ये आपका आंसर हुआ 10th स्टैंडर्ड पे। दीज आर गुड कंडक्टर्स, ये तो मुझे लग रहा है 7वीं 8वीं वाला ही बता लेगा। तुम्हारे उसके लेवल में थोड़ा सा अंतर तो होना चाहिए ना, हल्का सा। चले, और भी कोई क्वेश्चन इसमें बाकी है? नहीं, आ जाए तो एक दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर देता हूँ जो मुझसे पूछे गए थे। कहाँ है ये, थोड़ा देर देखने पड़ेंगे। कल नाई में जाना करने भाई 200 का करेंट दे दे, आज बड़ी स्टाइल तो एक अभी ये दोनों करेंट को देख, अरे भैया उसको कितना पैसे देगा नहीं मुझे। चले, एक तो आपका ये क्वेश्चन है, चले एक छोटा क्वेश्चन लिख दें, लिखी दें फुर्ती से। ये आपसे कहता है इफ द करंट इन एन, लिख लो, if the current in an electric bulb decreases by 0.5%, if the current in an electric bulb decreases by 0.5%, सर if the current in an electric bulb decreases by 0.5%, बढ़िया, देन द पावर डिसिपेटेड, तो फिर आपकी पावर डिसिपेटेड कितनी कम होगी? डिसिपेटेड मतलब होता है जो बाहर निकल रही, डिसिपेट जो आप बाहर फेंक रहे होंगे, इसलिए इनके लिए वर्ड आता है डिसिपेशन। ठीक है ना? then the power dissipate, what is the decrease in power, ये लिख दो उसके कर दिया इतना? हाँ ना बताएं। Yes, sir. जैसे आप इतना इतना कर देते हैं तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम है पावर होती है I²R, क्या समझ में आ रहा है? और जैसी I²R होगी तो आपसे कहता है करंट कितनी डिक्रीज हो रही है, 0.5%। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कि आपकी कोई भी चीज़ इतने % कम या ज़्यादा हो रही है तो उसका मैं बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। इस चीज़ को प्रूव तो नहीं करेंगे लेकिन मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान चले आपका P बराबर दिया I²R, परसेंटेज मालूम है कैसे निकालते हैं? परसेंटेज होती है चेंज इन समथिंग अपॉन दैट, यानी ध्यान देखना, मैं डेल्टा से लिख देता हूँ तो आपका डेल्टा P/P और इंटू 100% कर दोगे तो वो कहलाने लगेगी परसेंटेज। समझ में आता है? तो मैंने कहा डेल्टा P मतलब पावर में कितना चेंज आएगा, तो मैं आप बता देता हूँ, ये आएगा 2 इंटू डेल्टा I/I और प्लस मैंने कहा ये हो जाएगा डेल्टा R/R। कुछ चेंज हमने कहा रेजिस्टेंस में जो आया हो या जो करंट पे आ रहा है, जिस पे भी आया हो, दोनों एक साथ तो पूछेगा नहीं, या तो इसका पूछेगा, मैंने इकट्ठा इसलिए लिख दिया ताकि दोनों समझ में आए। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज़ के आप पास पावर हो उतने ही टाइम्स आपकी ये चीज़
मल्टीप्लाई आती है ना। मान के चले अगर करंट आपसे कह रहा है कितनी जा रही है 0.5%, कम या ज़्यादा, ये यहाँ से देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ इफ I decreases by 0.5%, then decrease in power, और डिक्रीज इन पावर जो आपकी आएगी, डिक्रीज इन पावर आएगी, ध्यान देखें 2 इंटू चेंज इन करंट, और 2 इंटू चेंज इन करंट को लिख देता हूँ, अरे ये क्या हो गया, ये आपका निकलेगा 2 इंटू कितना है 0.5 ही थी ना, ये हो जाएगा आपका 1%। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये जो हम बताते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन वाली साइट है इनमें ये दिक्कत है। अब तो ये नहीं पूछा ये कैसे आ गया। नहीं सर, एनटीएससी का मॉक टेस्ट दे रहा था, उसमें आया था। कोई दिक्कत नहीं, बताएं ये जो क्वेश्चन है बता दें। एक मज़ेदार बात है, ये जो चीज़ हमने निकाली है ये बता देता हूँ, ये आपको कहाँ मिलती है। ये जैसे ही आप 11th में आएंगे पहला चैप्टर आता है मेज़रमेंट का, और उसमें हम ये प्रूव करते हैं कि अगर किसी भी एक क्वांटिटी को आप वेरी करें तो उस पर जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो किस हिसाब से वेरी करती हैं, इसलिए मैंने कहा। बाकी मैंने बता दिया आपको, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इतने % कम ज़्यादा कर रहे हो, उसका तरीका ये होगा कि आप उनसे अलग अलग बस ध्यान रखना, जो जितनी बार होगा, आई और आर इंटू में थे तो आई और आर अलग अलग ले लिए। अब ध्यान देखना, तुम कहोगे आई 2 बार क्यों लिया है, क्योंकि एक्चुअली इसका कारण ये है P बराबर, तो एक्चुअली वो 2 बार आ जाएगा 1 बार के बजाय। और अगर मान के चलो ये 3 क्यूब होता तो फिर यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ता, क्योंकि वो 3 बार आएगा। आई 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 क्यूब का मतलब है 3 बार आ रहा है, इसलिए मैंने वो भी समझा दिया कि बाय द वे ऐसे ही अगर आ जाए, मान के चलो ध्यान देखना, रेजिस्टेंस आपने 2% बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस 2% बढ़ाओगे तो पावर कितनी बढ़ेगी, ध्यान देखना, ये सिंगल आ रहा है, ये सिंगल ही बार है, तो पावर भी आपकी कितनी बढ़ेगी 2%। क्लियर हो जाता है, कर दें आराम से, एक एक क्वेश्चन लिख दें मजे से, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं। और कौन सा था एक, अरे कहाँ से बता रहे, दाएं बाएं जाने कहाँ से था यार, ये रहा सर डेल्टा आई के नीचे पाई है ना, आई के नीचे पाई कैसे होगा बेटा, परसेंटेज निकालना भूल गए तो नहीं भूल ही गए हो, तभी तो ये सवाल है। चले एक सर्किट दिया हुआ है, तब तक एक मैं इधर सर्किट बना देता हूँ जब तक तुम उसको सॉल्व करो। एक आपको दिया है 2 वोल्ट, है ना, अरे और एक दिया है, जी कितने वोल्ट दिए जा रहे, ये 3 वोल्ट। कटा तो बना है, तुमने वो कर दिया है, क्या कहना चाहिए, क्रॉप। चलो 3 या 5 जैसा लग रहा है, चलो मैं इसको भी कितना मान लूँ, 3 ही मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्लियर नहीं दिख रही। इसके बाद ये कितने ओम है, ये भी 2 ओम ही होना चाहिए, और इसके बाद आपके, और ये इसको कितना मान, ये 2 ओम है, ये 3 वोल्ट, अच्छा ठीक है, ये 3 वोल्ट, ये 2 ओम, और इसके साथ में 2 और 2 के 2 पैरेलल। चलो बाकी इतना तो आपने निकाल दिया था ना, ठीक है। दो पैरेलल, इसके बाद एक एमीटर और एक नीचे, है ना, एक एमीटर लगा देंगे बीच में मजे से, ये आपका हो गया एमीटर, और इसको ले जाओ नीचे, और नीचे ले जाके एक आप लगा देंगे 2 ओम,
और बाकी आपका सर्किट कंप्लीट। और एक आपको चाहिए वोल्ट मीटर, बढ़िया, एक यहाँ का हम लगा लेते हैं वोल्ट मीटर। आ जाए, एक सर्किट डायग्राम बना दें फुर्ती से, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब क्या जानना चाहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है रीडिंग ऑफ एन आइडियल एमीटर इन एम्पियर फॉर द फॉलोइंग सर्किट। बढ़िया, आपको इसमें केवल आपको एमीटर की रीडिंग चाहिए, ठीक। एमीटर की रीडिंग का मतलब समझ में आ रहा है? आपको इसमें चाहिए टोटल करंट, और टोटल करंट चाहिए तो अभी हाल निकालते हैं कितना आएगा। आई चाहिए वोल्ट है। बना दिया डायग्राम, डायग्राम बना दो फुर्ती से। दो और 3 वोल्ट की 2 बैटरी, 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस, एक एमीटर और एक 2 ओम का नीचे लगा हुआ है। आप इसमें बताएं क्या बताना है आपको। जो मैं कहता आपको बताना है कि एमीटर की रीडिंग आपकी कितनी होगी, बस ये आपको बताना है कि आपको ध्यान है एमीटर की रीडिंग आपकी करंट बता रही होती है। बस इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। देखें ध्यान से, इधर हो गया कंप्लीट, आया ना बताएं? ठीक है, तो बहुत ध्यान देखना। 1 मिनट के अंदर सबसे पहले आप देखें कि आपको टोटल वोल्टेज नज़र आ रहा है। टोटल वोल्टेज याद देखना, दोनों बैटरी एक ही साइड लगी हैं और टोटल दोनों एक ही साइड लगी हैं, मतलब टोटल हो जाएगा आपका 2 + 3 = 5 वोल्ट। एक लाइन में निकाल दिया। अब देखते हैं आपका टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस देखोगे तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका 2 के 2 लगे हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में ध्यान है R/N होता था, यानी 2 और 2 का टोटल हो जाएगा 1। नहीं होता ऐसे कर लो, 2 × 2/2 + 2, 4/4, तो भी टोटल कितना हो गया 1, हो गया 1। बाकी आप देखना 2 सीरीज में लगे हैं, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, कितने हो गए 2 और 1 3, और 3 और ये कितना है 2, 3 और 2 हो गए आपके 5, यानी रेजिस्टेंस बराबर सीधा हमने लिख दिया। बस अब आपकी आई बराबर कितनी हो जाएगी 5/, ठीक है 5/5 डायरेक्ट 1 एम्पियर लिख दूँ तो ये आपका निकल आएगा 1 एम्पियर। कोई दिक्कत? चलो एक और देख लेते हैं, अब कहाँ मिलेगा हमें। अब गया कर दें, ये डायरेक्ट समझ में आते हैं 2 × 2 और ये तो समझ में आ रहे होंगे यार, तो ओरल वाले है सीधा एक क्वेश्चन ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो छोटा कर दें, देखने लगे। ग्राफ बना हुआ है आपका VI T1 और T2 है ना। T1 और T2 और साथ में क्या दिए हैं V और I। बढ़िया, ये आपका V और ये आपका I। जो पिछला वाला हो गया कंप्लीट, समझ में आ जाता है। इस ग्राफ को देखें, आपको एक V और I का ग्राफ दिया है, T1 और T2 दिए हुए हैं, और आपसे कह रहा है द करंट I एंड वोल्टेज V ग्राफ्स फॉर ए गिवन मेटल वायर आर 2 डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं T1 एंड T2। अब ये जानना चाह रहा है कि इन टेम्परेचर में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कि दोनों बराबर है। T1 और T2 में मैंने क्या कहा डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं आपके, बस ये आपको बता देते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं आपके पास T1 एंड T2। अब बहुत ध्यान से देखें, मेरी बात सुने। इसकी लैंग्वेज कहती है कि आपने जो है किसी मेटलिक वायर के लिए I और V के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, और I और V के बीच में जो ग्राफ आपने खींचा है ये 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे खींचा है, T1 और T2 पे। अब मेरा सवाल ये है कि इनमें से T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, टेम्परेचर ये कैसे पता चलेगा।
ये ऐसे पता चलेगा। पहले आप देखें कि आपको जाने वोल्टेज और करंट के ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस का पता चल जाता है। यानी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा सोचते समय। जब आप जाएंगे मुझे बताएं, दो यहाँ पे ग्राफ हैं, अभी T1 और T2 छोड़िएगा, क्या आपको ऐसा नजर आता है इनमें से किस वायर के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पहले केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है या दूसरे केस में, और क्यों समेत बताइएगा। सर करंट ज़्यादा। सर इनकी लेंथ बराबर है कि कम? लेंथ बराबर है, सुबह कहते हैं लेंथ कहीं भी बराबर करके तो हम किसी भी एक बराबर वाली जगह पे भी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। ये छोटे बड़े भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप पहले मुझे बताएं रेजिस्टेंस होता क्या है, मैथमेटिकल बताओ। वी और आई का रेशियो होता है। वी और आई का रेशियो समझ में आ रहा है, कितनी वोल्टेज लगाने पे कितनी करंट जाएगी। मैं एक साधारण क्वेश्चन पूछता हूँ, मान चलो 10 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं। मैं कितनी कह रहा हूँ, 10 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। किसी वायर में 10 एम्पियर गई और किसी वायर में 20 एम्पियर गई। किसका रेजिस्टेंस कम है, किसका ज़्यादा है? 10 वाले का। मैंने कहा किसी में आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया और परिणाम ये आया कि एक वायर में 10 एम्पियर करंट फ्लो हुई और दूसरे वायर में कितनी हुई, 20 एम्पियर फ्लो हुई। किस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किस वायर का कम है? 20 वाले का कम है। 20 वाले का रेजिस्टेंस कम है, सही कह रहे हैं। और इस वाले का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ज़्यादा है। अभी भी नहीं समझ में आया? यही तो रेजिस्टेंस तुम रुकावट कह रहे थे, तभी मैंने पूछा। और अगर ये आपको मालूम है तो ध्यान देखें, बस सिंपली हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। कोई भी वोल्टेज की आप एक वैल्यू पकड़ लें और इसलिए आप देखें तो बराबर है या नहीं उसकी हमें चिंता ही नहीं है। आप कहीं से ही पकड़ लें, आप तो ये वोल्टेज मान लें कुछ भी 10 वोल्ट। जरा ध्यान देखो 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग क्या तुम्हें ऐसा समझ में आता है, इस कंडीशन में करंट कम है और इस कंडीशन में करंट, अब भी नहीं समझ में आया? मतलब इस वायर में करंट कम आ रही है यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इस वायर में करंट ज्यादा आ रही है यानी रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने कहा था बहुत आराम से देखें, आपको अपने आप मिल जाएगा। जब आप अगले साल आएंगे, चूंकि इस साल आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जब आप अगले साल आएंगे ग्राफ में तो इसी को हम एक और नाम से पढ़ाया करेंगे, स्लोप या टेन थीटा के नाम से। तो भी आपके लेवल पे मैंने स्लोप या टेन थीटा नहीं लिया है कि मुझे पता नहीं आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाई या नहीं। तो मैंने आपको ग्राफ के फंक्शन से समझा दिया कि अगर आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेते हैं, वो मैंने इसलिए इनको बताया कि हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कई बार सॉल्यूशन किसी बुक से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं लोग, तो हो सकता है इसमें लिखा हो स्लोप टेन थीटा ज़्यादा है, स्लोप टेन थीटा कम है। तो मैंने कहा अभी मैं मान चल रहा हूँ कि हमें से बहुत सारे लोगों ने टेन थीटा पढ़ा हो सकता है, बहुत सारों ने नहीं पढ़ा हो सकता। नेक्स्ट ईयर हम टेन थीटा के टर्म्स में जाएंगे। थीटा दिख रहा होगा, इस एंगल की बात कर रहे होते हैं। अभी तो सिंपल कह रहा हूँ, किसी भी वोल्टेज के लिए इसकी करंट कम है और इसकी करंट ज़्यादा है। इसका मतलब याद देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। T2 पर मैं साफ लिख देता हूँ आई कैसा है, कम, यानी यहाँ पे कॉन्फिडेंट लिख देता हूँ जो आपको समझ में आए, यानी आपका रेजिस्टेंस है, और इसलिए हिंदी में लिख रहा हूँ बिल्कुल समझ में आए। T1 पे आप देखना आपकी आई ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा है, कम। क्या ये समझ में आता है? अब एक लास्ट सवाल, एक्चुअली इसने पूछा है आप टेम्परेचर बताएं T1 और T2 में से कौन सा बड़ा है और कौन सा कम। मैं आपसे पूछता हूँ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन मालूम है? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। बढ़िया, अगर आपको ये याद आ जाता है तो आप देखें आपने जो कॉन्क्लूजन लिखे हैं वो पूरे हो जाते हैं। आप कह रहे हैं यहाँ रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब यहाँ पर कम है, और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये आपका T ज़्यादा है। बस अब नंबरिंग की ज़रूरत है, वो देख लेते हैं ये कौन सा T है 1 वाला और ये कौन सा T है 2 वाला। आ गया समझ में? बस लिखने यही कॉन्फिडेंस मिल जाएंगे अपने आप। ये ग्राफ देखना हो, ये ग्राफ देख लेते हैं, ये लो, और छोटा कर दिया, दोनों साइड देखेगा। तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कौन सा था।
ये रहा, ठीक है। आराम से ग्राफ बना दें, दोनों ग्राफ्स में देख लें किस में करंट कम है किस में सर ज़्यादा। tan थीटा वाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला आएगा, आप कहेंगे मैं उसको ही बता देता हूँ, मैं उसको ही बता दूँगा एक सेकंड में। आपके लेवल पे हम बता दें, इसको समझना ज़्यादा आसान रहता है, मैं उसको भी दिखाता हूँ एक मिनट में। फिर इसको आप बना दें। चलो बना दिया क्या आपने, तो कॉन्फिडेंस लिख दिया। यस सर। ये ग्राफ तो बना ही दिया होगा, तो अब दूसरा दिखा देते हैं, देखें ध्यान से। अच्छा, तो आइए दिखाता हूँ, किसी भी एक का थीटा दिखा देता हूँ, उसी से दूसरे को कंपेयर कर दूंगा। जैसे ध्यान देखना, ये मान के चलना, ये है आपका थीटा 2, ये दिख रहा होगा। पहले वाले का हम एंगल मान लेंगे थीटा 1, ये समझ में आ गया था। अब जरा ध्यान से इधर देखें, जब आप इन ग्राफ्स को देखेंगे, जब आप tan थीटा निकालेंगे, तो मैंने कहा मान चले, अभी मैं पहले tan थीटा 2 लिख दिया है, तो मैंने उसी को निकाल देता हूँ। tan थीटा 2 बराबर, ध्यान देखना क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होगा आई अपॉन वी, यानी ध्यान देखना ये होगा एक्चुअली 1 अपॉन आर। क्या है समझ में आता है। चलो थीटा 2 भी हटा लेता हूँ, पहले tan थीटा दिखा देता हूँ, ये क्लियर हो जाता है। ये याद रखिएगा, किसी भी जो आपका वी आई ग्राफ है उसमें अगर आप स्लोप निकालेंगे तो हम एक डिसीजन में पहुँच सकते हैं क्या चीज़ हम निकाल रहे हैं। अब आ जाओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ज़रा देखें कि आपको ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पहला ग्राफ है T1 वाला, T1 वाले का एंगल ज़्यादा है, दिख रहा है। इसको भी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको दिख रहा है tan थीटा 1 है ज़्यादा। क्या तुम्हें दिखता है, tan थीटा और रेजिस्टेंस उल्टे चल रहे हैं, दिख रहे हैं। इसका मतलब tan थीटा ज़्यादा है, मतलब आपका रेजिस्टेंस है कम, ठीक। अब उल्टा देखें जरा ध्यान से, आपका अरे tan थीटा 2 आपकी कैसी आ रही है, कम, छोटी, जैसा चाहो कह दो। इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस कैसा है, और फिर वहीं अब वापस उसी बात पे जाएंगे जो मैं आपसे पूछ रहा था। चलो इनके नाम भी रख देता हूँ R1 R2, ठीक है ना, पहली बार का दूसरी बार का। आप बताएं टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा है तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि आपका T2 ज़्यादा है, और आप कहना चाह रहे हैं T1 कैसा है, कम। बस ये हो गया आपका, चेक कर लें, चाहे आपने इससे आंसर निकाले हो और चाहे इससे निकाले हो, चाहे मैथमेटिकल निकालें चाहे फिजिक्स से निकालें, बोथ केसेस यू विल रीच टू द सेम फिनोमेना। सही है, ऐसे करना। अगर आपने tan थीटा पढ़ रखी हो, परपेंडिकुलर बेस वगैरह, तो आप इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चल कर दिया कंप्लीट, हाँ ना बताएं। अब एक हो गया, एक और छोटा क्वेश्चन लिख दें। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है हमें दिखना भी चाहिए। ये कह रहा है करंट ऑफ 5 एम्पियर, current of 5 ampere exist on a 10 ohm resistance. Current of 5 ampere exist on a 10 ohm resistance for 4 minutes. 10 ohm resistance for 4 minutes. How much charge passes through? How much charge passes through the resistor? How much charge passes through the resistor? ठीक है, इन शॉर्ट यही है, कितना चार्ज आपका पास होता है। ठीक है, आ जाए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक सेकंड में।
एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा फिर से, क्या आपसे कह रहा है? A current of 5 ampere exists on a 10 ohm resistance for 4 minutes. फॉर 4 मिनट्स। बढ़िया। क्या आपका ध्यान जा रहा है? हमें यहाँ पर आपकी करंट दी गई है, आपको आर दिया गया है और आपको दिया गया है टी, और आपसे जानना क्या चाह रहा है? आपसे आना चाहूँगा चार्ज ही पूछा है ना, आपसे आना चाह रहा है चार्ज। क्या आपको ये रिलेशन याद है? चलो मैं डायरेक्ट हो जाए, मैं घुमा के लिखता हूँ, जैसा तुम्हें याद हो बेहतर है। आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो याद है भैया? क्यू बराबर आई टी, मैंने कहा ना लेके ना, आई बराबर क्यू आई टी। देखो तो आपने, तुम्हारा क्वेश्चन ही हो गया। आई तुम्हें दी गई है, कहाँ नहीं, ये आपको दी गई है, आई दी गई है आपको 5 एम्पियर, क्यू आपको निकालना है, और एक दिक्कत मिनट्स में सेकंड 4 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे 4 into 6 तो कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, 26 जा यानी कि 1200। सही कह रहा हूँ क्या? चेक कर लेना। और चार्ज की यूनिट याद है कि भूल गए? ये आपकी गई कूलॉम। ठीक, और भी कोई था इसके अलावा? सर यही थे 5%। देख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5वां काम गया, 5वां दिख ही नहीं रहा, 4 ही दिख रहे हैं। 1 2 3 4, एक पता नहीं कौन सा है, अब वो निकलेगा भी नहीं, उसमें घुस गया। ठीक है, अब कोई समस्या तो एक काम हम कहते हैं आपने, चलो तो एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स और विद मैंने जितने क्वेश्चन है सारी खत्म हुई, यानी चैप्टर आपसे कहा जाए फिनिश अप हो गया। ठीक है, आपको बता दें कल इसकी शीट मिल जाएगी, तो एक काम करेंगे, या तो रात में या कल सुबह इसकी शीट हम कहते हैं वो PDF एडिशन तो आपका डाल ही देंगे, बाकी जो कलेक्ट करना चाहें हम कहते हैं कल शाम से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। आज दिन कौन सा है? थर्सडे। तो बढ़िया, फिर आपको संडे को इसका रखेंगे टेस्ट, एक शानदार सा पेन पेपर टेस्ट रखेंगे, तो इसलिए इसमें जो है जो क्वेश्चंस आप तैयार करके आएंगे वो भी बता देता हूँ। खास तौर पे इधर देख लें 1 मिनट में, अरे इधर देखें सुयश अटवार, पेन पेपर टेस्ट रहेगा आपको संडे को, तो कुछ डेफिनेशंस पढ़ के आइएगा, ये आपसे पूछी आएंगी, जो डेफिनेशन आपसे पूछी आएंगी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। एक आपको ओम्स लॉ मालूम होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा बताता हूँ, एक आपको जो है ये पता होना चाहिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन, एक आपकी हम कहते हैं 1 ओम की डेफिनेशन, और तीसरा आपसे पूछा जाए, तीसरा आपसे पूछेंगे सही कह रहे हैं आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। चौथा आपसे एक बहुत खास बात पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी व्हाट इज रेजिस्टिविटी, यानी कि TVT। देखो तो स्वादानुसार है क्या नहीं, मेन बता दी मैंने। और एक क्या चीज़ में पूछने जा रहा था, हाँ एक आपकी वो पूछी जाएगी व्हाट इज BTU, या आपसे पूछा जाएगा किलोवाट आवर, ये जिस नाम से आती है वो आएगी व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप बाकायदा कैलकुलेट करके दिखाएंगे, इतना मत लिख के चले आना kWh इज द एनर्जी, आधा नंबर पकड़ाऊंगा। हाँ पूरा लिखा जाता है 1 kWh बराबर इतने जूल, समझ आ गए। तो 5-6 टॉपिक मैंने विशेष तौर बता दिए, तो आप क्या ध्यान नहीं आएगा, ठीक है ना। करने आराम से तैयार, संडे तक बढ़िया टाइम है, सैटरडे को और कोई डाउट हो वो पूछ लीजिएगा मुझसे। एक वाला क्वेश्चन तो रह गया देखना, फिर मुझे अलग से भेज देना, मुझे लग रहा है 4 ही दिख रहे हैं मुझे इसमें। और शीट आप कल से कलेक्ट कर सकते हैं मजे से, बाकी टाइम संडे की, संडे टाइमिंग दोपहर की रखेंगे 10-11 बजे के आसपास। अच्छा संडे को तुम्हारा पेपर तो NDSC देने कौन कौन जाएंगे संडे को? ओके बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं, संडे टेस्ट अपने काम कर देना, एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा।